अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में इकॉनमी का पहिया जब चलेगा तो बाकी उसके साथ साथ दीगर सनतें भी चलेंगी और इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान का जो एक बड़ा प्राइम जो प्लेटफॉर्म है वो है FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FPCCI के हर साल इलेक्शंस होते हैं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है और उसके बाद उनसे ये तवक्को करती है कि वो उनके मसाइल को हल करेगी, उनके इश्यूज़ को पावर कॉरिडोर्स तक लेके जाएगी, गवर्नमेंट से बात करेगी, चाहे वो फेडरल लेवल के मामलात हों या प्रोविंशियल लेवल के मामलात हों, और उनसे बात करेगी गवर्नमेंट से और उनके मसाइल के हल में मददगार साबित होगी। इस साल भी FPCCI में बिजनेसमैन पैनल का जो ग्रुप है वो बरसर इक़्तिदार रहा है और FPCCI के सदर जनाब मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब खिदमत अंजाम देते रहे हैं। आज हमने उन्हें मदऊ किया है और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी कारकर्दगी क्या रही है और उन्होंने किस हद तक डिलीवर किया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब, प्रेसिडेंट FPCCI। अस्सलाम वालेकुम मग्गू साहब। जी वालेकुम सलाम। मग्गू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि FPCCI कहाँ खड़ा है? जब आपने ये सदारत का मनसब संभाला था उस वक्त कहाँ था और अब कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं आपको लेके जाऊंगा पिछले साल जब हमारा ग्रुप बरसर इक़्तिदार आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया और 4 महीने तो लोग घर से बिल्कुल कैद हो गए। और इस साल FPCCI में जो डे टू डे जो सर्विसेज थी कस्टम की, पोर्ट की, उसके अलावा कोई पोजीशन नहीं थी कि कोई काम किया जाए, क्योंकि सब चीज़ बंद पड़ी थी और सारे मसाइल थे पोर्ट के और कस्टम के और शिपिंग लाइन्स के, तो वो हमने बखूबी हल किए और फिर खुला और फिर बंद हुआ। इस साल जब मुझे सदारत मिली तो कम से कम लोगों को ये पता था कि इन्होंने लास्ट ईयर डिलीवर किया है और कोई बेजा फंक्शंस और बेजा लोगों को बुला के फोटो सेशन नहीं किया। अब जब मैं मुझे इस साल ये मिला है तो पहला तो काम होता है बजट तजवीज़ देना, जो हर फेडरेशन का सदर देता है, लेकिन उसमें आप सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि सही इनपुट लेके जाएं। उसके बाद जब बजट आया तो हमने जो है मेरे ख्याल 32 एसोसिएशंस को लेके मैं इस्लामाबाद 3-4 दफ़ा गया और बजट एनॉमलीज में गया। तो मैं समझता हूँ कि बजट के हवाले से जितनी भी ज़रूरत थी और जितनी काविशें थी वो मैंने की और जो एनॉमलीज थी 75% एनॉमलीज ख़त्म कराई। और ये आपको इस साल के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि किस तरह लोगों ने हमें वोट दिया, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे आपको लोग वोट नहीं देंगे। ये तो एक बात होगी। दूसरा, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी बना के दें। तो हमने जो है एक पॉलिसी रिसर्च बोर्ड बनाया और उसको इंडिपेंडेंट किया, उसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं डाले और वो रिटायर्ड सेक्रेटरी जनाब यूसुफ सागा की सरबराही में जो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, कॉमर्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, वाटर बोर्ड के रह गए हैं, तो वो हमने एक पूरा डिवीजन एस्टेब्लिश किया जो कि पुराने ग्रुप ने टोटल ख़त्म कर दिया था, जिसका निशान नहीं था, जिसकी कोई कारगर परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि जब लोग नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस कैसे होगी। वो अभी हम लोग इंशाल्लाह कुछ पेपर्स हमने जो है मॉनेटरी पॉलिसी के आने से पहले हम जो है उसका अपना एक देते हैं, अपना रिकमेंडेशन कल भी हमने एक रिलीज किया है। और जो पेपर्स हैं वो अब प्रिंटिंग में है, जो हमने पॉलिसी रिसर्च बोर्ड ने हमारे बनाया है कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, वो भी हमने लॉन्च करने हैं। तो हमारा जो बेसिक काम है जो दुनिया में फेडरेशन करती है कि आप पॉलिसी पेपर बना के गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, वो काम यहाँ शुरू हो चुका है। टाइम लगा, इसकी वजह है कि आपने लोगों को हायर करना है, उसके लिए आपको जगह चाहिए, उसको तैयार करना है, लोगों को बिठाना है। वो काम जो है शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि ये काम अब चलता रहेगा और हम एक दिन इसको जो है उस लेवल पे लाके जाएंगे जहाँ दुनिया में इसकी बाकी फेडरेशन होती हैं और जो हमारा असली काम होता है। तो ये 2 मेजर काम हमने जो है ना, और जो बाकी जो आप बात करते हैं कि अपने मामला पहुंचाने की, तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि हर किस्म के मामला हर इंडस्ट्री, हर मिनिस्ट्री पे पहुंचाए जाएं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि इस साल जो इश्यूज टेकअप हुए पहले कभी नहीं हुए। और बाकी बेहतर जज तो लोग हैं, जब इलेक्शन होगा तो रिजल्ट बता देगा कि ये बात सही थी कि गलत थी।
बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि जब आपने इक़्तिदार संभाला था तो आपको कौन से मसाइल विरसे में मिले थे और उनका अब क्या स्टेटस है? क्या वो 100% सॉल्व हो गए, पहला तो एड्रेस हो जो गए? मसला था वो स्ट्रक्चर था कि हमारे पास जो हमारा बेसिक काम है कि हम हुकूमत को पॉलिसी गाइडलाइन दें, वो ही नहीं थी हमारे पास। तो वो एक बिल्कुल मिसिंग थी और उसको हमने बनाया और वो इस्टेब्लिश किया, जैसे मैंने अभी बताया कुछ थोड़ी देर पहले। एक काम ये था। दूसरा काम ये था कि हमारे पास जो है ना स्टाफ में स्ट्रक्चरिंग हमें करनी पड़ी, क्योंकि जब काम आप नहीं करते और सिर्फ आके गपशप लगाते हैं तो स्टाफ भी बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो उसके लिए हमने रिस्ट्रक्चरिंग की उसकी, और जो लोग हम समझते थे कि इसके लिए मौजूद नहीं है, उनको जो है उनसे जो वो चीज़ें ली जो उनके काम की थी, जो नहीं थी उनको साइड पे किया। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं होगा आपका काम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि काम तो आखिर लोगों ने ही करना है। बिल्कुल सही। और ये बताइए कि वैसे इंडिविजुअली बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो स्टेटमेंट्स भी आते रहते हैं, आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। गवर्नमेंट के जो इकदामात हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं और क्या वो बिजनेस फ्रेंडली हैं? उससे बिजनेसेस को फायदा हो रहा है या बिजनेस वापस बैक डाउनवर्ड जा रहा है? देखिए, दो बातें इसमें है कि हमारा जो काम है पॉइंट आउट करना और अमल करना गवर्नमेंट का काम है। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि ये चीज़ें अमल पे नहीं आ रही, तो मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा कि आपका काम है पॉलिसी एडवोकेसी करे। आपकी कोई चीज़ आज नहीं मानी जाएगी तो अगले साल मानी जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ आप कहते हैं या कोई कहता है वो कहीं ना कहीं नोट होती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन कम से कम अपनी परफॉर्मेंस से हूँ। और जो गवर्नमेंट की बात है, देखिए गवर्नमेंट जिन हालात में गवर्नमेंट है, इसमें दुनिया भर में कोई भी अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। हर जगह महंगाई बुलंद तरीन सतह पे है। आम आदमी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि तेल की कीमत बढ़ गई, खाने के घी की कीमत बढ़ गई, दुनिया में चेंजेस हो गई, रॉ मटेरियल बढ़ गए। उनको ये होता है कि हमें हमारा जो है हमें चीज हमारी दस्तरस में होनी चाहिए, हमें एक सही दाम पे मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट अपनी जगह फाइट कर रही है। कुछ चीजें मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, जैसे कि जब भी कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनती है तो जो एसएमईज है उनको जो है ना वो कंसीडर नहीं करते। जब हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है, ईरान है, यहाँ के लिए भी पॉलिसी जो है उनको लोगों को बिठा के बनानी चाहिए। तो ये दो चीज़ों में मेरा बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड आप करते हैं लोकल के बाद रीजनल में दुनिया भर का ट्रेड 75% प्लस होता है जो हम रीजन में करते हैं। हमारा रीजन में अनफॉर्चुनेटली बड़ा कम है, क्योंकि प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया जाता। बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिक्टेशन दी जाती है, जो कि गलत है। इस पे मेरा इनका इख्तलाफ है। आज भी अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो गई है। पहले ही होता था कैश डॉलर आप लाते थे, आपकी एक्सपोर्ट हो जाती थी, अब कैश डॉलर भी बंद कर दिए। अब अफगानिस्तान में तो आपको पता है उनके 8-9 बिलियन डॉलर जो है फ्रीज हो गए। तो रुपी ट्रेड को इनको खोलना चाहिए ताकि काम चलता रहे, क्योंकि जो प्राइस आपको अफगानिस्तान से मिलती है अपनी एक्सपोर्ट की, वो अमेरिका से यूरोप से नहीं मिलती। और जो चीज़ें हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं उसकी हमारे पास बाकी दुनिया में कोई मार्केट नहीं है। तो आज भी मेरे पास एक वक्त आया हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट बंद कर दी है। तो मैंने अभी रज़ाक दाऊद साहब को फ़ोन किया, शायद किसी मीटिंग में होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये अगर हल कर लेते हैं तो एक तो इन सूबों में अमन आ जाएगा, लोग काम पे लग पड़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट सामने ही है, बिल्कुल हमारी बॉर्डर है, तो हमारे को मुल्क को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल सही है। और ये बताइए कि आप माशाल्लाह सदारत के मनसब पे फाइज थे, आपके साथ पूरी एक काबीना आपके साथ होती है और लोग उनको भी इलेक्ट करते हैं, बाकी अहदेदारान भी इलेक्ट होते हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी उनकी तो ज़्यादा कोई नज़र नहीं आई। आप ही की ज़्यादा चीज़ें हमें नज़र आती रही हैं मीडिया में। देखिए, बात यह है कि इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट है केपी के, वो कोयटा से थे, उन्होंने भी काफ़ी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि बॉर्डर ट्रेड की एक्सपर्टीज उनके पास थी। हमारे अनीफ लाखानी साहब हैं, शाहजेद साहब हैं। मतलब अब देखें, जब मैं प्रेस रिलीज भेजूंगा तो हर एक का नाम, तो उसमें हर एक का बयान अलग आए, तो असल जो उसकी वो होती है जो उसका जस्ट होता है वो रह जाता है। तो मैंने अगर परफॉर्म किया तो मेरी टीम की वजह से परफॉर्म किया, सारे काम तो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। नासिर मगू साहब हमारे साथ लाइन पे रहिए, बस एक छोटा सा ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं और फिर मजीद भी बात करेंगे कि आपके जो हरीफ हैं वो क्या कहते हैं आपके बारे में, उससे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जनाब नासिर हयात मगू साहब से, और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने जिन लोगों को फेडरेशन का इक़्तिदार सौंपा, जिन लोगों को इलेक्ट किया, क्या वाकई उन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया।
हमारे साथ मौजूद हैं मियां नासिर हयात मग्गू साहब टेलीफोन लाइन पे। जी मग्गू साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी। तो आपसे ये मेरा सवाल है कि ये आपने जो अपनी परफॉर्मेंस बताई है, चीज़ें जो एड्रेस हुई हैं, और आपने बताया कि जो चीज़ें आपको मसाइल मिले थे उनको आपने खासी हद तक एड्रेस किया है, तो बिजनेस कम्युनिटी का रिस्पांस क्या है अब आपकी तरफ? देखिए, बात यह है कि जब आप कोई चीज नए सिरे से शुरू करते हैं तो आपको अपना रेफरेंस और इमेज बनाने में टाइम लगता है। इमेज और रेफरेंस बन गया है, ये बात खत्म हो गई कि क्या केक कटते हैं हर महीने, कोई जो है सालगिरह होती है, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। उनको ये पता है कि सीरियस लोग आए हैं और काम करने वाले हैं, सबके अपने बिजनेसेस हैं। कोई ऐसे रिटायर्ड लोग यहाँ नहीं है जो सुबह से शाम तक बैठे हैं। परफॉर्मेंस जो है वो आप गेज कर सकते हैं एक आदमी से कि वो आदमी का रेफरेंस क्या है, काम क्या करते हैं। और वो ये नहीं कि पहले की तरह यहाँ 100 आदमी आके बैठ गया, यहीं सुबह घर से आए घर से गए, तो बड़ा फर्क है। मैं समझता हूँ हमारा इमेज बन गया है और मुझे तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। बाकी इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि मेरी परफॉर्मेंस क्या थी, क्योंकि हर आदमी कहता है जी मैंने काम किया। मैं समझता हूँ लोग जो है ना बेहतरीन जज होते हैं इसमें। आप क्या समझते हैं कि 2 साल आपके ग्रुप का जो 2 साल इक़्तिदार है, अब दूसरा साल आप लोगों को हो गया है मुकम्मल तकरीबन, तो आप क्या समझते हैं कि यूबीजी का सूरज जो है वो अब गरूब हो गया फेडरेशन में? लेकिन आप कभी भी किसी को कमजोर मत समझिए और बड़ी बड़ी बातें करना मेरी तो तबीयत में नहीं है। इंशाल्लाह मैं इतना कहता हूँ कि वी विल विन, और वी विल विन ऑन आवर परफॉर्मेंस, आवर पर्सनैलिटीज, और जिस तरह हमने इसको हैंडल किया इंशाल्लाह वी विल विन। अच्छा, और ये बताइए कि ये अमूमन जो ओहदेदार बनते हैं, ओहदे पे लोग आते हैं, मिलना मिलाना होता है, उनके कनेक्शंस होते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने ज़ाती फ़ायदे भी हासिल करते हैं, अपने बिजनेस के लिए मुराद लेते हैं, टैक्स छूट भी लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आपने क्या मुराद ली है अब तक? आपने क्या क्या फ़ायदा उठाया अपने लिए? मेरा जो बिजनेस है उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मराद नहीं चाहिए। मैं बाहर की कंपनीज को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके एवज मुझे वो मेरी कमीशन भेज देते हैं, ना मेरा टैक्स फाइनल टैक्स होता है। मेरा कोई ऐसा कारोबार ही नहीं है जिसकी वजह से, जिसका मुझे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जब मैंने कोई भी फाइनेंस में एफबीआर के या किसी के खिलाफ कोई बात की तो मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, मेरी कोई इम्पोर्ट नहीं है, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा जो है इंडेंटिंग का बिजनेस है, तो मैं बड़े सुकून में रहा। तो लोगों ने कोशिश की, हुकूमत ने, कुछ अफसरान होते हैं जो पर्सनल हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से वो मुझे दबाते, और मेरे को इसका बड़ा एडवांटेज। उन्होंने आपकी 2 नंबरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कुछ नहीं मिला फिर? देखिए ना, पर्सनल लेवल पे सरकारी लेवल पे ना भी हो, कई ऐसे अफसर होते हैं जो उसको पर्सनल बनाते हैं। हालांकि हमारी कोई भी बात होती है वो मुल्क के लिए होती है, किसी एक तबके के लिए नहीं होती, किसी एक बंदे के लिए नहीं होती। तो ये तो कोशिश होती है कि भाई ये क्या काम करते हैं, जरा इनकी फैक्ट्री बंद करा दें, इनकी इम्पोर्ट बंद करा दें। ये तो होता है ना। देखिए, माशरा तो जैसे माशरा है वैसे ही होगा ना। हम कोई दुनिया में और आप अपनी टीम के बारे में भी यही ख्याल है आपका कि आपके सारी टीम के जो लोग हैं? टीम में किसी ने अपना कोई काम बजट प्रपोजल में डाला ही नहीं। अगर किसी का कोई काम था भी तो हमने ये तय किया था कि क्या किसी का पर्सनल काम हम डालेंगे नहीं। वो पर्सनल लेवल पे जाके फेडरेशन अपना एफबीआर में या मिनिस्ट्री में जाके बताया कि क्या ज्यादती हुई है। अगर मैं अपना पर्सनल काम डालूं तो सही भी होगा, तो लोगों की नजर में आता है कि अपोनेंट उसकी बातें करते। तो हमने इस दफा ऐसा पॉलिसी बनाई थी कि जिसके भी कोई पर्सनल काम में वाकई कोई प्रॉब्लम है वो जाके खुद कर ले, लेकिन फेडरेशन के लेवल को इस्तेमाल नहीं करे। और आप बता दें, जितने ये सामने वाले इल्जाम लगाते हैं, अगर ऐसा कुछ किया होता तो अब तक तो कितनी शोर मचा चुके होते हैं। और ये बताइए कि आपके इस काबीना में भी और वैसे अब आपके इवेंट्स में भी खवातीन की शमूलियत इतनी नजर नहीं आती, और हरीफ जो ग्रुप्स हैं वो भी इस बात का इल्जाम लगाते रहते हैं कि आप खवातीन को ज्यादा तरजीह नहीं देते। क्या ऐसा है? कराची में एक चैम्बर है, अभी दूसरा बना है कोरंगी का, तो वो जो इस साल पहली दफा वोटर आएगा तो अब एक चैम्बर होगा, तो खवातीन जो है कितनी आ जाएंगी उसमें। अब ये तो नहीं, जो हम तो चैम्बर के मेंबर्स को ही इनवाइट करते हैं ना, तो उनको पूरी छूट थी जो इवेंट्स करने हैं अपनी मर्जी के करें। अगर हमने तो वही देखा है, जो रेलेवेंट लोग हैं, जो जिनका फेडरेशन से ताल्लुक है वही आए, जिनके पर्सनल ताल्लुकात वाले लोगों की तो इधर गुंजाइश नहीं है। लोगों ने इस बात को भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। शायद ये वजह भी एक हो सकती है कि आप वहाँ सालगिरह भी नहीं कर रहे, ना किसी को करने दे रहे हैं, ना फोटो सेशन करवाने दे रहे हैं किसी को, ना खुद कर रहे हैं। मैं खुद नहीं फोटो सेशन का, हमारा जो जितने भी वीपी थे एक भी फोटो सेशन का शौकीन नहीं था, सब कारोबारी लोग थे। यूबीजी में ज्यादातर लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अपने काम उनके बच्चे कर रहे हैं,
या पोते कर रहे हैं उनका, बस अब मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छा मैं अपने पे महदूद रखना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि खालिद तवाफ साहब के केस का क्या हुआ जो डीजीटीओ में था, उसका क्या स्टेटस है? भाई देखें, खालिद तवाफ साहब का जो केस मैंने किया था वो ये किया था, उन्होंने 5 साल से कभी कोई कारोबार नहीं किया, और आप अगर किसी स्पेसिफिक एसोसिएशन में जाते हैं तो किसी काम की, मतलब स्टील की होगी, टेक्सटाइल की होगी, शू की होगी, मतलब स्पेसिफिक काम हो तो आप एसोसिएशन में जाते हैं। उनका स्पेसिफिक काम 5 साल में टैक्स रिटर्न 0, सेल टैक्स 0, इसका मतलब 5 साल तो कम से कम उन्होंने कोई काम नहीं किया। उससे पीछे जाते तो कई लोग कहते 10 साल से नहीं किया, लेकिन जो कागज हमारे पास थे जो हमने डीजीटीओ में पहुंचाए हुए हैं कि इन्होंने नील रिटर्न, नील सेल टैक्स रिटर्न दिया स्टील मिल, स्टील एसोसिएशन में, तो वही आदमी आ सकता है जिसका एक्टिव स्टील का बिजनेस हो। अगर मैंने 5 साल पहले कोई बिजनेस किया था और अब नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, क्योंकि फिर मैं चैम्बर में जाके मेंबर बनूँ। जब स्पेसिफिक एसोसिएशन तो वो खास कहते हैं कि वो बिजनेस आपका होना चाहिए। वो केस वहीं पड़ा है, अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। शायद कोई कोशिश करे रुकवाने की, लेकिन कागज तो सब क्लियर है। अगर मेरे खिलाफ होता तो आ चुका होता। लेकिन ये इसका मतलब क्या यूबीजी के लोगों को इतना भी नहीं पता है कि भाई ये मामला चल रहा है, तो वो तो उनके अहम उम्मीदवार रहे हैं। भाई मैं आपके चैनल के तहत के जरिए ये कहता हूँ कि अगर उनके पास 5 साल का या 3 साल की रिक्वायरमेंट है, 3 साल का रिकॉर्ड है कि उसने कोई बिजनेस किया है, एफ रबी एफ रबी जो उनकी कंपनी है स्टील का, तो सामने ले आए। और ये हनीफ छुपी रुकी बात है नहीं। हनीफ गौहर साहब, पेपर है। जी हनीफ गौहर साहब के हवाले से आप क्या कहते हैं? मतलब ये वो आए, फिर उसके बाद कोर्ट में चले गए और फिर मामला वहां पे रहा, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई देखें, ये मामला सब जुडिस है। मुझे ये जितनी मेरी मालूमात है कि उनकी जो कंपनी जिससे वो आए हैं वो वहाँ की उसकी मेंबर नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का नंबर है AM1238 और जो नई कंपनी है उसका भी नंबर 1238 है, पुरानी का भी 1238 है। इसका मतलब है, देखें, जब नई कंपनी बनती है, नया एनटीएन आता है, SECP पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो मेंबरशिप नंबर तो नया होगा ना। अगर वही नंबर चल रहा है तो इसका मतलब वो मेंबर नहीं है। तो बस हमारा यही केस है, वो उन्होंने स्टे लिया है। आप देखेंगे, हम भी इसको कंटेस्ट करना चाहिए, करेंगे। नासिर मगू साहब हमारे साथ रहिएगा, एक कॉलर हैं लाइव, शायद वो आपसे कोई हो सकता है सवाल करना चाहें, तो जरा उनकी बात सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? आवाज आ रही है आपको? कॉलर को मेरे ख्याल में आवाज नहीं जा रही है। तो नासिर मगू साहब, अब ये बताइए कि ये इसमें इतने सारे चीजें, इश्यूज जो कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, लेकिन लगता है कि आपने किसी को भी खातिर में नहीं लाया, आप किसी कंट्रोवर्सी को भी, और आप काम करते रहें। देखें, आदमी अगर कंट्रोवर्सी में रहेगा तो फिर उसको काम कब करेगा, और उसको जरूरत क्या है ये ओहदा संभालने की। इलेक्शन से पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, हमने तो किसी बात का जवाब ना उस वक्त दिया ना भी देना चाहते हैं। हम अपना काम करना चाहते हैं, इनको जो कहना कहे। राइट। और अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरमा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, तो अब ये मगू साहब ये बताएं, अब आपका फ्यूचर क्या प्लान क्या है? अब आगे इलेक्शन सर पे खड़ा है, आपके ग्रुप का क्या प्लान है? क्या अब आप लोगों को बताना जा रहे हैं? क्या एजेंडा सेट किया आपने? भाई देखें, सबसे पहले आप जब गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए कि ये लोग काम करने वाले हैं, सीरियस लोग हैं, और दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग। वो हमने बना लिया है, और हर एक को ये पता है कि ये काम करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले, अपने काम पर्सनल कराने वाले नहीं है, अपना कोई इस ओहदे को किसी ताल्लुकात के इस्तेमाल करने के वाले नहीं है। तो ये रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अब जो भी है, लोग भी जितने भी, मैंने कहा ना, इलेक्शन से पता चल जाएगा कि लोगों ने हमें किस तरह समझाया, क्या हमारे बारे में सोचते हैं। मुझे यकीन है कि इलेक्शन हम इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे, और फिर ये जो हमारा सफर है, जो भी हमारे काम इस फेडरेशन की लेवल के होते हैं, और गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के देना, लोगों को जाके मसाइल हल करना, वो जारी रहेंगे। यही हमारा काम है। राइट। और एक और कॉलर है हमारे साथ, मगू साहब कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है कॉल पे? वालेकुम जी वालेकुम सलाम। नहीं साहब, मेरी बात कराइए बेटा। आप कौन बोल रही हैं मैडम, कहाँ से बोल रही हैं? अपना तारुफ करवाएं पहले। मेरा ख्याल से उनको मेरी आवाज, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं?
जी मोहतरमा बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक तो ये है कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि आप बड़ी हिम्मत से आप सवालात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे जबरदस्त। जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा एक बात करना और चाहती आपका हूँ। नाम क्या है आपका? फेडरेशन, आप कराची से बोलिए, नाम क्या फेडरेशन है? है, क्योंकि मैं इसमें बड़ी इन्वॉल्व रही हूँ। जी और दूसरी बात ये है कि मैंने फेडरेशन को बहुत करीब से देखा है, और मैं खुद प्रोफेशनल मैंने काम किया है बड़े इदारों में, और मतलब उसी फील्ड में मैं फेडरेशन में अपना चेयरपर्सन भी रही हूँ। जी, मेरा नाम शाहिदा नाम है, शाहिदा अच्छा, शोएब बात कर रही हूँ। शाहिदा शोएब साहब हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, शाहिदा शोएब साहब, और टाइम दूसरा मुख्तसर ये है, मुख्तसर कि बात आपको करें ये प्लीज। बताऊं कि मैंने बहुत बड़े सेमिनार कराए, बड़े प्रोफेशनल मैंने काम किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि वहाँ पे जो है बस ये कि सिवाय तस्वीरों के अलावा और बहुत इस तरह की चीज़ों के अलावा मतलब कोई अच्छी चीज़ मुझे नजर नहीं आई कि जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा साहब, हमारे साथ मौजूद रही हैं। मगू साहब, बस आखिरी बात, आखिरी मैसेज। जी बोलिए, सवाल करें। जी जी, बस किस बात आखिरी पे? आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे मेंबर्स के लिए, बस बस लास्ट। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आदमी परफॉर्म कर रहा है, जो आदमी वो समझते हैं कि बेहतर है, उसको वोट दें। अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे नहीं रहे, क्योंकि मुल्क पे जो है ना बड़ा कठिन वक्त है, दुनिया भर में ठीक बड़ी है, महंगाई है, ठीक है। बेरोजगारी है। चलें, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। नासिर मगू साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको यंग नर्सेज के एहतजाज के बारे में बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे नर्सेज के प्रोटेस्ट की। महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आए रोज़ एहतजाज होते रहते हैं, कभी नर्सेज सड़कों पर आ जाते हैं, कभी डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं, और अब तो सूरत हाल ये है कि नर्सेज और डॉक्टर्स दोनों ही एहतजाज पर हैं। तो नर्सेज रोड पर मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब पर उनका धरना चल रहा था, 14वां रोज़ था। वहाँ से उन्होंने मूव किया है वज़ीर आला हाउस की जानिब, और बीच में पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है सिंध असम्बली की तरफ से, और वो वहाँ पर मौजूद हैं। नर्सेज ना सिर्फ कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों से वहाँ पहुँचे हैं, बल्कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से नर्सेज की बड़ी तादाद आज धरने में पहुँची है, और धरने में नर्सेज की जो शिरकत है वो खासा नंबर जो है वो ज़्यादा है। और उसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर रखी है, और जिना अस्पताल में भी खासतौर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पर ओपीडीज़ का बाइकआउट किया हुआ है डॉक्टर्स ने। तो लगता ये है कि जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है वो अल्लाह के आसरे पे, अब इससे पहले भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं थी, कोई काबिल तारीफ़ काम नहीं था। हुकूमत सिंध के जो महकमा सेहत है उसकी कारकर्दगी भी कोई काबिल तारीफ़ नहीं रही है। हमेशा जब भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कई के दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद वो दरख्वास्तें करते रहते हैं, तब जाकर वो महकमा सेहत जो है वो नींद से बेदार होता है, और उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये भी कोई मसला है और इसे भी देखना है और इसको भी एड्रेस करना है। तो यही सूरत हाल हो रही है। और एक तरफ आपने देखा होगा कि महकमा सेहत सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो अस्पताल हैं, जो अस्पताल KMC के पास थे, जो अस्पताल लोकल गवर्नमेंट के पास थे, वो भी लेना चाहती है और वो ले रही है। और इस हवाले से उन्होंने कुछ कानून साजी भी की है जो बल्दियाती एक्ट के हवाले से है। तो महकमा सेहत सिंध से अपने अस्पताल संभाले नहीं जा रहे, और लेकिन वो दूसरे अस्पताल जो KMC के उन्हें भी टेक ओवर करना चाहती है। अब उनका मंसूबा है क्या, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नर्सेज के एहतजाज के हवाले से बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है यंग नर्स एसोसिएशन सिंध के सदर जनाब एजाज क्लेरी साहब ने। एजाज साहब, क्या सूरत हाल है आपके वहाँ धरने की और मार्च की? देखिए अख्तर भाई, जो हमारी इशू है वो स्टिल पेंडिंग है और डेडलॉक है। सुबह तमाम सिंध की नर्सेज जो है वो कराची प्रेस क्लब पे मौजूद थी, और तकरीबन कुछ 600-700 के करीब लोग हैं जो उन्होंने मूव किया तकरीबन 12-12:30 बजे, और हमें जो है इस वक्त असेंबली के सामने रोका हुआ है, और हम यहाँ पे रिटेन करके बैठ गए हैं। अब जो डेडलॉक है हुकूमत की तरफ से वो स्टिल वही है, क्योंकि इन्होंने हमसे बुध वाले दिन सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई थी, और सेक्रेटरी साहब ने 2 दिन मांगा था कि जो है ना आपकी HPA हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस की जो है वो हम मीटिंग करवा के सब कमेटी की उसमें जो है हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उसको 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, वो अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है आपको पता है कि कमिटेड लोग हैं, और जो हुकूमत है उसके साथ भी हमारा पॉजिटिव
ऑफ गेस्चर था कि जो वादा किया गया था हम उस वादे पे जो है बिल्कुल एग्री थे और हमने कहा था कि आप मीटिंग बुलाएं और हमें जो है वो नोटिफिकेशन दें, बल्कि ये उनसे नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज जो है नर्सेस ने आगे मूव किया है सीएम हाउस की तरफ धरना देने के लिए। और इस वक्त हमें पुलिस ने रोका हुआ है और मज़ाहमत भी हुई है पुलिस और नर्सेस के बीच में। तो इस वक्त हम असेंबली के गेट के सामने रिटेन हमें किया हुआ है इन्होंने, और अब बातचीत का जो दरवाजा था वो हमारी बातचीत एडिशनल सेक्रेटरी दादर जोरानी से हुई है और स्टिल वो चीजें पेंडिंग हैं। अब 3 बजे दोबारा मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया है। अगर 3 बजे भी हमारी जो बातचीत है वो नाकाम जाती है और उसमें डेडलॉक एज इट इज बरकरार रहती है तो हम फिर आगे मूव करेंगे और फर्दर जो है अपना लाए अमल देंगे। जैसा 3 बजे किसके साथ मीटिंग है आपकी और कहाँ पे? देखिए सेक्रेटरीट में जो है वो हमें दादर साहब ने अभी कॉल की थी, उन्होंने बुलाया है 3 बजे दोबारा। अब देखेंगे सेक्रेटरी साहब से मीटिंग होती है या मिनिस्टर साहब से होती है। और हम बातचीत का दरवाजा कभी भी बंद नहीं करते, हम बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत सिंध और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बनती है कि जो ये नर्सेज इस वक्त जो है यहाँ बैठी हुई हैं, जिसमें हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला है वो हमें जो महसूस हो रहा है वो हुकूमत को महसूस नहीं हो रहा, वो है अस्पतालों के अंदर जो मरीज परेशान हैं, जो मरीज रुल रहे हैं, जिनको दाखिला बंद की हुई है और एडमिशन प्रोसेस बंद कर दिया गया है अस्पतालों ने, ओटी बंद पड़ा हुआ है, इमरजेंसी बंद पड़ा हुआ है, आईसीयू इवन बंद हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको प्रायोरिटी लेवल पे लेके आना पड़ेगा हुकूमत सिंध को और महकमा सेहत को। और आपके तवसल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी से और अजरा पेचो साहिबा से कि इस मसले को प्रायोरिटी पे रखें। और जो हमारा एक इश्यू है वो क्यों नहीं मीटिंग बैठ सकती, एक कमेटी की मीटिंग है, वो इमीडिएट 2 घंटे के अंदर भी मीटिंग हो सकती है। और इसको जिस तरीके से पेंडिंग किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है और डेडलॉक पैदा की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है वो पब्लिक से और मरीजों से सिंसियर नहीं है। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि महकमा सेहत आपके सारे मुतालबात को मान रहा है, जायज समझता है, या कहता है कि आपके मुतालबात नाजायज हैं? जी, जितनी भी चीजें हमारी डिस्कस हुई हैं वो चाहे एडिशनल सेक्रेटरी से हों, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ से हों, उन्होंने सब एग्री किया है। और इवन ये जो मुतालबात और ये जो चीजें आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 2019 की अप्रूव्ड है सीएम साहब की फाइनेंस डिपार्टमेंट से और हेल्थ डिपार्टमेंट से। ये अप्रूव चीजों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 2019 में अप्रूव्ड है और नई कोई भी चीज नहीं है, ना ही कोई ऐसा फाइनेंशियल जो है उसमें मसला आ रहा है जिसको ये परेशान हो रहे हो। ये 2019 की अप्रूव्ड है। तो अगर सीएम ने अप्रूव कर दी है, अगर एजाज साहब वजीर आला ने अप्रूव कर दिया है, तो फिर कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको नहीं होने दे रही? फिर क्यों रोका जा रहा है? देखिए, ये ब्यूरोक्रेटिकली टैक्ट यूज किए जा रहे हैं लोगों को परेशान करना, और ये वतीरा रहा है ब्यूरोक्रेसी का कि फजूल में लोगों को तंग करना, एम्प्लॉइज को तंग करना। इस वक्त जो सिचुएशन है वो तंग करने की नहीं है। इस वक्त कोविड की सिचुएशन चल रही है, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो मरीजों की हालात खराब हो चुके हैं। ओवरऑल पूरी सिंध में जो है वो एडमिशन बंद हो चुके हैं, मरीज रुल रहे हैं और वो अच्छा ये बताइए कि क्या यंग नर्सेज ने पूरे सिंध में ऑपरेशन थिएटर्स, आईसीयू, इमरजेंसी का भी बाइकआउट कर दिया? इस वक्त पूरी सिंध की इमरजेंसी, ओटी और आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है अस्पतालों में लोगों को। और हमारी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हम रिक्वेस्ट है मिनिस्टर हेल्थ साहिबा से और बाकी अथॉरिटी से कि फिलफोर हमारा इश्यू जो है वो रिजॉल्व करें ताकि हम अपनी सर्विसेज को बहाल करें और गरीब आवाम जो परेशान है उनको अवामी परेशानी का जो है वो मसला खत्म हो सके। तो ये एक तरफ आप लोग एहतजाज पर हैं और एक तरफ हुकूमत सिंध केएमसी के अस्पताल भी लेना चाहती है, तो फिर ये चलेगा कैसे? देखिए, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे मसाइल हल करने हैं उन्होंने और वो अप्रूव्ड मसाइल हैं, उनको हल करने चाहिए। आप लोग के मसाइल भी हल नहीं होते, आए रोज हर कुछ महीने बाद आप लोग भी सड़कों पर आ जाते हैं, तो ये कैसे? फिर आप लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे वो। देखिए, मैंने अर्ज किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है, अच्छे लोगों की कमी है। जो लोग बिठाए जाते हैं वो सिफारिशी कल्चर पे आते हैं, जिन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता एम्प्लॉइज के साथ या एम्प्लॉइज के इश्यूज के साथ, उनका सिर्फ अपना जो है वो इंटरेस्ट होता है कि उन्होंने पैसा कैसे कमाना है, करप्शन कैसे करनी है। तो डेफिनेटली जाहिर बात है कि जब अगर आप ऐसे लोग लेके आएंगे डिपार्टमेंट के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ उन बातों पे फोकस करते हैं, एम्प्लॉइज के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाती। तो अभी आप मीटिंग का वेट करेंगे, 3 बजे की मीटिंग का, और यहीं रहेंगे जहां पे रोका हुआ है आपको पुलिस ने? जी बिल्कुल, हम 3 बजे तक इंतजार करेंगे कि फर्दर जो मीटिंग है, हमारी पूरी कोशिश है कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल हो, तसादम ना हो। और हमारी पहली कोशिश यही होती है कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें, और हम 3 बजे का इंतजार करेंगे और 3 बजे मीटिंग में जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी डेडलॉक आती है तो फिर हम अगला लाए अमल देंगे। तो फिर आप सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे? एग्जैक्टली, हमारे पास यही चीज बचती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एजाज कलेरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे और नाज़रीन वो बता रहे थे वहाँ की सूरत हाल, और आपने खुद भी सुना उनकी गुफ्तगू
कि किस तरह से वो परेशानी का शिकार हैं और किस तरह से नर्सेज जो हैं वो ना सिर्फ कराची के बल्कि अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से भी वहाँ आकर रोड पर बैठे हुए हैं। और अब इस वक्त ये कि पुलिस के साथ उनका टकराव वाली सूरत हाल है, वो वहाँ बैठ गए हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको अपडेट बताई कि यंग नर्सेज एसोसिएशन इस वक्त सड़क पर हैं। उनके जो मेंबर्स हैं, जो नर्सेज हैं, मेल फीमेल नर्सेज, वो सब सड़कों पर हैं इस वक्त और वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद वहाँ तक वो नहीं पहुँचे थे, ताहम वो वापस आ गए थे अपने कैंप में। आज 14वें रोज़ से वो एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज भी जारी है और अस्पतालों में अब नर्सेज भी नहीं होंगे, यंग डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, तो फिर मरीजों का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज होगा उनका। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनाब डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, उनसे बात करते हैं। उमर सुल्तान साहब, बताइएगा ये अब एहतजाज का मौसम शुरू हो गया है क्या? देखिए अफ्ताब भाई, हम तो बिल्कुल भी एहतजाज नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो गरीब लोग हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं पूरे सिंध से, पूरे बलूचिस्तान से, वो सफर करें। हम 6 महीने 1 साल से मुज़ाकरात करके इश्यूज को हाईलाइट करते रहे हैं, लेकिन उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से मजबूरन हमें जो है ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा है। आज हमारी मीटिंग हुई है हेल्थ सेक्रेटरी साहब से, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से, और इशू लाइन बाय लाइन डिस्कस हुए हैं और जो कि जेन्युइन इश्यूज थे इन्होंने हामी भरी है कि तमाम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि जो जनरलाइज इशू है उस पर कम से कम नोटिफिकेशन और चीजें आनी चाहिए, तो फिर हम आगे चलकर जो है वो बाइकआउट के खत्म करने का ऐलान करेंगे। तो तमाम चीजें अभी जो है वो पाइपलाइन में है, तो आगे इसका कोई रिजल्ट निकलता है तो फिर हम अपना इंतहाई अमल का ऐलान करेंगे। अभी आपका एहतजाज किस लेवल पर है और कहाँ है, किन किन अस्पतालों में? कराची से लेकर लड़काना तक तमाम तहसील के हॉस्पिटल में हमारा एहतजाज जारी है और हमारे जो कोविड डॉक्टर्स हैं वो प्रेस क्लब कराची में मौजूद हैं और वो प्लान कर रहे हैं सीएम हाउस की तरफ या फिर असेंबली की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ भी हमारे यंग डॉक्टर्स उन्हें लीड कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी हमारी पेशरफ हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जो मसाइल हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर साहब और हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो जल्द अज जल्द हल कर देंगे। तो आपका एहतजाज जो है वो अभी किस ओपीडी तक है, वार्ड्स का एहतजाज है आपका, या कि कोई इमरजेंसी सर्विसेज भी आपने बंद की हैं? नहीं, सिर्फ ओपीडी का बाइकआउट है, बाकी ओटी सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विसेज और वार्ड में जो पेशेंट की केयर है वो यंग डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पेशेंट मरीज सफर करें, तो हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीजें प्लान की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहले स्टेप में हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो आपके डिमांड्स हैं ये कोई नया मुतालबात हैं या पहले से भी एग्री हो चुके हैं, पहले से भी कुछ चीजें अप्रूव्ड हैं? देखिए, ये पुरानी मुतालबात है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेपुटेशन पॉलिसी है जो कि पिछले 1 साल से नई इस पर अमल दरामद हो पा रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन से हायर स्टडीज के लिए मेडिकल ऑफिसर्स को डेपुटेशन दी जाती है ताकि वो अपने एफसीपीएस, एमडी, एमएस या एमसीपीएस या डिप्लोमा को देख सकते हैं, उससे पेशेंट केयर बेहतर होती है। और दूसरा हमारा जो मुतालबा डेंटल सीट्स का है, डेंटल सीट्स सिर्फ 71 इन्होंने अनाउंस किए हैं। हजारों डेंटल डॉक्टर्स जो है वो बेरोजगार इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा फिर हमारा इशू कोविड डॉक्टर की रेगुलराइजेशन का है, तो उनमें कोई प्रोसीजर तय करें, उनके लिए कोई स्पेशल कमीशन अनाउंस करें या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लें, ताकि जो उन्होंने मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया है, तो वो उनको हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। फिर इसी तरह एमएलओ का स्पेशल कैडर अलग से अनाउंस करने का मामला है। इसी तरह हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर्स हैं जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, उनके एरियर पिछले 11 महीने से नहीं दिए, तो उससे 6 मंथ की जो उन्होंने समरी है वो 6 मंथ का इशू किया है। मैडम ने फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर यानी सीएम साहब की बात की है, तो होपफुली आज वो कह रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा। लेटर आज दोबारा रिमाइंडर का लिखा गया है, लेकिन स्टिल जो है अभी तक अकाउंट में पैसे या इस तरह के ट्रांसफर नहीं हुए। तो और इसी तरह जो टीचर्स एक्सेस स्टिपेंड है एट पार विद पंजाब एंड केपी के होंगे, वो फॉर्मली मैडम ने बात मानी है, उसकी समरी तैयार होगी और आगे बनेगा। तो समरी नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं और कोविड डॉक्टर्स का, ताकि मसाइल के पेशना साबित हों और हम जाके आगे कुछ बात कर सकें। तो महकमा सेहत ने कितना टाइम मांगा है आपसे, आपने उन्हें कोई अल्टीमेटम दिया है? देखिए, हमने तो आज मीटिंग की थी, हमने कहा था शाम तक ये तमाम चीजें अगर आप हो जाती हैं, जो मिनिमम चीजें हमारी रिक्वायर्ड है, फिर हम अपनी जनरल काउंसिल की मीटिंग कॉल करके मशवरा करने के बाद अपना रायमल का ऐलान करेंगे। अच्छा, राइट। तो इसका मतलब आप भी फिर वरना अदरवाइज सड़कों पर होंगे? ऑलरेडी हमारे कोविड डॉक्टर्स तो रोड पर हैं इस वक्त प्रेस क्लब में ना। कम से कम हैदराबाद, 70 लड़गाना से 400 डॉक्टर में मौजूद है, कराची के भी डॉक्टर मौजूद हैं
और हमारी जो जनरल काउंसिल है वो भी वहाँ मौजूद है, मैं खुद भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, राइट। और ये एक आखिरी बस सवाल आपसे करना चाहूंगा कि हुकूमत सिंध एक तरफ आप लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो केएमसी के अस्पताल भी लेने का प्लान है उसका और लेना चाहती है, तो ये कैसे मैनेजमेंट कैसे हो रही है? देखिए, वो एक कानूनी मसला है और एक सियासी मसला है केएमसी का सिंध गवर्नमेंट को टेकअप करना। अगर कानूनी बिल के जरिए उन्होंने ले लिया तो कानूनी तौर पर हॉस्पिटल इनके हैं। केएमसी की हॉस्पिटल की हालत सिंध गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनसे ही बदतर थी। वहाँ तो डॉक्टर्स की जो रेगुलर डॉक्टर उनकी पे नहीं आ रही थी, वहाँ तो ऑक्सीजन का कनेक्शन कट था। तो कहने की बात यह है कि वो हॉस्पिटल जो केएमसी के हैं वो तो सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बहुत ही नीचे के लेवल पे मेंटेन हो रहे थे ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन्होंने लिए हैं तो ये तमाम मसाइल जो यहाँ पेश आ रहे हैं वहाँ ना हो, वहाँ डॉक्टर्स के मसाइल हल हो, पेशेंट की बेहतरी हो। क्योंकि देखिए हमारे शहर में जो भी पेशेंट जाता है जरा सा मसला हो तो रेफर टू जेपीएमसी, रेफर टू सिविल। अगर हम जेपीएमसी की ईआर में काम कर रहे होते थे तो 40 to 60% पेशेंट रेफर जो है वो सारा जेपीएमसी आता था, बाकी सिविल चला जाता था। यानी पेशेंट केयर ना होने के बराबर है बादशाह हॉस्पिटल में और दूसरे जो उनके केएमसी के हॉस्पिटल है। एक अच्छा काम है, इससे पेशेंट केयर बेहतर होगी और डॉक्टरों के मसाइल बेहतर होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। तो ये बताइए कि सिंध गवर्नमेंट के और भी तो 6 अस्पताल हैं ना जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनमें भी आप लोगों का यंग डॉक्टर्स भी काम कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो वहाँ के मसाइल नहीं है वहाँ पे? देखिए, वहाँ पे इतने मसाइल नहीं जितने केएमसी के हॉस्पिटल हैं। कुछ हालात बेहतर है, कुछ डॉक्टर्स के मसाइल हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, कुछ पेशेंट के इश्यूज हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ होंगी। हम एहतियात पे इसलिए मजबूर हुए कि वहाँ कुछ चीजें पेंडिंग थी। अगर चीजें पेंडिंग ना हो, पेशेंट केयर भी बेहतर हो रही हो, डॉक्टर के मसाइल की हल हो, तो हमें क्या जरूरत है कि हम रोड पे बार बार आए। हम सबसे बड़ा क्या तबका है, हम पूरा रन करते हैं सिस्टम को, हमें क्या जरूरत है कि सब कुछ छोड़ के हम रोड पे और जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है वो बार बार चक्कर लगाएं। डॉक्टर उमर साहब, एक तरफ आपने बताया कि हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स को इंडक्ट नहीं कर रही है, तो वैसे अभी अस्पतालों में सूरत हाल है क्या? तो हम तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत पीछे हैं दुनिया में डॉक्टर पेशेंट रेशो में, तो जो ऑलरेडी डॉक्टर हमारे तैयार हो चुके हैं उन्हें भी गवर्नमेंट नहीं ले रही है। देखिए, अभी भी रेशो बहुत कम है डॉक्टर्स का। एटेंडिंग ग्रेड होनी चाहिए, इवन के बेसिक यूनिट और आरएचसी लेवल पे स्पेशल कैटेगरी के डॉक्टर भी हायर होने चाहिए, डेंटल सर्जन भी हायर होने चाहिए, ताकि देखिए अगर आप बीएससी लेवल पे, विलेजेस के लेवल पे आप चीजें बेहतर करेंगे, अपना सिस्टम बेहतर करेंगे, तो टर्शरी के हॉस्पिटल पे जो बर्डन है वो कम आएगा। अच्छा, टर्शरी केयर भी दो तरह के, एक टर्शरी केयर असल में जो टीचिंग हॉस्पिटल है, एक नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है। जिससे पाकिस्तान बने सिर्फ 2 टीचिंग हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, एक जेपीएमसी और दूसरा सिविल। टीचिंग हॉस्पिटल की तादाद बढ़ाने की भी जरूरत है ताकि जो बर्डन है वो शेयर हो सके। मेरे ख्याल में कराची में 2 हैं और लाहौर में 7 टीचिंग हॉस्पिटल हैं जहाँ हाउस सर्जन और पीजी जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो हमें इस पर बात करने की जरूरत है कि कम अज कम जो है टीचिंग हॉस्पिटल की तादाद बढ़े ताकि पेशेंट का बर्डन कम हो और पेशेंट केयर बेहतर हो और डॉक्टर को भी फैसिलिटेशन मिले। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे हैं। और नाज़रीन, जैसे गुफ्तगू हो रही थी आपने भी सुना, और कराची शहर में रहने वाले लोगों को पता है कि जो सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची है, सिंध गवर्नमेंट कतर औरंगी अस्पताल है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद है, सिंध गवर्नमेंट जो कि सऊदाबाद मलीर में है, उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी इब्राहिम हैदरी में है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी 5 नंबर में है, और इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल भी है, जिसके बारे में बहुत ही तशवीशनाक इतलात आ रही हैं, बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर इवनिंग के औकात में सर्विसेज ऑलमोस्ट सस्पेंडेड हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम वहाँ का विज़िट करे और वहाँ की सूरत हाल भी आपको बताए। लेकिन इन द मीन टाइम आपसे भी ये अपील है कि अगर आप ऐसे अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ आप सहूलियत का फुकदान देखते हैं, तो उसकी वीडियो बनाकर हमें ज़रूर सेंड करें ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा हम बना सकें। और उसके अलावा भी अस्पतालों में दीगर मसाइल भी अगर आप देखें तो आप उनको भी ज़रूर निशानदही करें, उनको हाईलाइट करें। और विसल ब्लोअर्स जिसे कहा जाता है, देखें कोई भी माशरे में ऐसा काम जो सही नहीं हो रहा है, आप उसकी निशानदही ज़रूर करें किसी भी लेवल पे जहाँ तक आप कर सकते हैं। अपनी जान को ख़तरे में ना डालें, जो कि ऐसे भी हालात वाक़यात हो जाते हैं। आप अपनी पहले सेफ्टी को इंश्योर करें और उसके बाद अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो आप उसकी वीडियो बना लें उस इशू की, और उस वीडियो में बता दें कि मसला क्या है, सहूलतों का कहाँ पर क्या फुकदान है, ताकि वो मसला मेट्रो मैटर्स में हम हल कर सकें और आला हुकाम तक पहुँचा सकें, जो अरबाब इक़्तिदार हैं उन तक पहुँचा सकें। आप हमें अपनी चीज़ें हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, मैं आपको बता भी देता हूँ, 03155441165,
और हमारा दूसरा नंबर है 0300-364-2759। हमारे नंबर्स पे आप हमें रब्ता कर सकते हैं, अपनी चीज़ें भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपने रज़ान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।